हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था विद्युत आवेश के मूल गुणधर्म। विद्युत आवेश के 4 मूल गुणधर्मों की व्याख्या की थी अपन ने। तो एक बार फिर से देखिए उसे। विद्युत आवेश के मूल गुणधर्म, 4 मूल गुणधर्मों की व्याख्या की थी, जिसमें पहला था विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश के मूल गुणों में पहला टॉपिक अपन ने विद्युत आवेश की योज्यता के अंतर्गत पढ़ा था। दूसरा गुण था इसका विद्युत आवेश की निश्चलता या विद्युत आवेश की अचलता भी इसे कहा जा सकता है। तीसरा गुण था विद्युत आवेश का संरक्षण और चौथा गुण है इसका विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो विद्युत आवेश के इन 4 मूल गुणधर्मों का अध्ययन किया अपन ने अंतिम क्लास में। एक बार फिर से इन्हें रिवाइज किया जाए थोड़ा सा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स कुछ देखें। विद्युत आवेश की योज्यता का मतलब है कि किसी वस्तु या निकाय का जो कुल आवेश है वो उस वस्तु या निकाय में उपस्थित प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि किसी भी निकाय में 2 या 2 से अधिक आवेश उपस्थित है तो उस निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेशों के योग में आवेश के चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आवेश होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार का होता है। यदि किसी निकाय में ऋणात्मक आवेश है तो उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ में उसका योग करना है। तो आवेशों की योज्यता का मतलब आवेशों के योग का, किसी भी निकाय का कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा गुण था विद्युत आवेश की अचलता या विद्युत आवेश की निश्चलता। मतलब विद्युत आवेश जो है वो किसी भी निकाय में सदैव किसी भी निर्देश तंत्र में स्वतंत्र होता है अपने आप। उस निकाय या उस वस्तु की गति के कारण उस आवेश की मात्रा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आवेश निश्चल है, चाहे वो स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, आवेश की मात्रा एक समान रहती है सदैव। उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर होने पर भी आवेश उतना ही रहेगा और गतिमान होने पर भी आवेश उतना ही रहेगा, उसका मान कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर विद्युत आवेश की जो मात्रा है या विद्युत आवेश जो है वो कभी वस्तु के वेग या उसकी गति पर निर्भर नहीं करता। तीसरा गुण था अपना विद्युत आवेश का संरक्षण। संरक्षण का मतलब नियत होना। तो यहाँ पर विद्युत आवेश जो है वो भी सदैव नियत रहता है। किसी भी वस्तु या निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। अर्थात ना तो निकाय के आवेश को नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है ना नष्ट हो सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण संभव हो सकता है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाएं होती है, रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं होती है, इन सब में आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात उन अभिक्रियाओं में अभिक्रमक और जो उत्पाद है, अभिक्रमकों और उत्पादों का जो आवेश है वो सदैव बराबर रहता है। और चौथा गुण है अपना जो इंपॉर्टेंट है इसमें, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ होता है कि किसी भी निकाय या वस्तु में कुल आवेश जो होता है वो सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मूल आवेश जिसे ई से व्यक्त किया गया है और इस गुण के अनुसार किसी भी वस्तु या निकाय में कुल आवेश सदैव Q बराबर प्लस माइनस
Ne के तुल्य होता है। यहाँ पर जो E है इसे मूल आवेश कह रहे हैं अपन, जिसका मान 1.602 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में आवेश या तो 1 E या फिर 2 E, 7 E, 8 E, 9 E के रूप। E यहाँ पर मूल आवेश है, तो यहाँ पर प्रत्येक वस्तु या निकाय में आवेश सदैव इसी अनुपात में संभव है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा 2/3 E है या फिर 4/3 E है। ये आवेश कभी संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस मूल आवेश E का जो है वो विभाजन संभव नहीं। इस आधार पर कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का कारण क्या है? तो विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का कारण है क्योंकि मूल आवेश का विभाजन संभव नहीं है। यह आवेश जो E है वही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकता है, इसका विभाजन संभव नहीं। तो यहाँ पर अंतिम क्लास में अपन ने विद्युत आवेश के इन 4 मूल गुणधर्मों की व्याख्या की थी। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला अपन ने देखा है, Q बराबर प्लस माइनस Ne के तुल्य है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले पर आधारित यदि एक न्यूमेरिकल देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास। पहला क्वेश्चन है जिसमें यदि किसी वस्तु में 1 कूलम आवेश उपस्थित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन है अपना, यदि किसी वस्तु में 1 कूलम आवेश की मात्रा उपस्थित है तो उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये अपने को कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आवेश का जो क्वांटीकरण क्या है उसका उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत अपने को क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में अपने को आवेश की मात्रा दी गई है Q बराबर 1 कूलम और अपने को ज्ञात करना है यहाँ पर n यहाँ पर क्वांटम संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जा सकती है जिसका आकलन करना है। तो यहाँ पर आवेश के क्वांटीकरण से अभी अपन ने पढ़ा है, आवेश के क्वांटीकरण से क्या ज्ञात किया अपने, Q बराबर n। अपने को ज्ञात करना है यहाँ पर n का मान, तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बटे E। Q अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1। E यहाँ पर कांस्टेंट राशि है जिसे मूल आवेश कह रहे हैं, जिसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थिति में n बराबर लिखा जा सकता है 10/16 गुणा 10 की पावर 19। पॉइंट यहाँ से हटा दिया तो, या फिर इसे लिखा जा सकता है 100/16 गुणा 10 की पावर 18, एक घात इसमें से और कम कर दी। तो उस अवस्था में अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर मिल रही है n बराबर 100 में यदि 16 का भाग दिया जाए तो कितना मिलेगा, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। अर्थात यहाँ पर उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। तो उस वस्तु में, अर्थात सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। सीधा सा क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो 1 कूलम आवेश में लगभग 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये उस 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है अपने पास। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन और देखें, इसी आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अपने को दिया हुआ है यदि किसी धातु के सिक्के में से 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए
सिक्के पर उपस्थित आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। किसी भी धातु का अपने पास कोई सिक्का है जिसमें से 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाल रहे हैं, तो उस अवस्था में उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होगी, उस आवेश की प्रकृति कितनी होगी, ये अपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन, ये अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। अपने को ज्ञात क्या करना है, Q का मान अर्थात उसमें उपस्थित आवेश का मान ज्ञात करना है। तो आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार क्या है, Q बराबर N, ठीक है। तो यहां पर Q बराबर N का मान 10 की पावर 12 गुणा E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो यहां से Q बराबर अपने को क्या मिल रहा है, 10 की पावर 12 प्लस में है, 10 की पावर 19 माइनस में है, तो 19 में से 12 कम हो गए तो 7 माइनस के बच गए। तो यहाँ पर Q बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। और यहाँ पर उसमें उपस्थित आवेश की जो प्रकृति है, वो आवेश की प्रकृति क्या होगी, धनात्मक। क्यों, क्योंकि उस सिक्के से ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा रहा है, तो ऋणावेश की मात्रा कम हो रही है और उसमें धनावेश की मात्रा ज्यादा है। इस कारण वह सिक्का क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। यदि उससे 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाए तो क्या होगा, वह सिक्का धनावेशित हो जाएगा और उसमें उस धनावेश की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, Q बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -7 कूलम के तुल्य हो जाएगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक था आपका अंतिम क्लास का, विद्युत आवेश के मूल गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अंतर्गत अपन ने इन 4 गुणों का अध्ययन किया और आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित ये 2 क्वेश्चन अपन ने देखे। स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला टॉपिक अपना चलता है कूलॉम का नियम। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़े, एक बार फिर से देख लेना इसे। तो आज की अगली क्लास का अगला टॉपिक है अपना कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ अपन ने यहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रकृति में उपस्थित समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण है वो क्या है, वो उन आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, जिस बल के कारण वो उसके नजदीक आ रहा है या फिर उससे दूर जा रहा है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने समझाया था कि 2 कांच की छड़ों को उन्हीं वस्तु से रगड़कर समीप लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने का मतलब वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि उन दोनों पर एक दूसरे के कारण बल आरोपित हो रहा है, जिसे यहाँ पर अपन स्थिर विद्युत बल या कूलॉम बल कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात किन्हीं 2 आवेशों के मध्य उनके आवेश के कारण लगने वाला जो बल है, उस आकर्षणात्मक प्रतिकर्षणात्मक बल को यहाँ पर विद्युत बल या कूलॉम बल कहा जा सकता है। कूलॉम ने इसी बल के परिमाण की व्याख्या की है अपने इस नियम के अंतर्गत। तो सबसे पहले इस नियम का कथन देखा जाए। कूलॉम के नियम के अनुसार, ध्यान से सुनना, कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं 2 आवेशों के मध्य, कोई भी 2 आवेश है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, समान प्रकृति के हो चाहे असमान प्रकृति के हो, तो यहाँ पर किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इस नियम का कथन है। तो एक बार फिर से इसे डायग्राम के साथ में देखें। अपने पास 2 आवेश है, 2 बिंदु आवेश है अपने पास Q1 और Q2। एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2। मान लो ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर व्यवस्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहां पर अपने को दी हुई है r। ठीक है,
अब यहाँ पर इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा वो तो या तो आकर्षणात्मक होगा या प्रतिकर्षणात्मक होगा। मान लो यहाँ पर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो समान प्रकृति के होने पर इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलॉम बल है वो प्रतिकर्षणात्मक होगा। F की जो दिशा है वो ये है। यदि यहां पर यही दोनों आवेश Q1 और Q2 वही r दूरी पर स्थित है और इन आवेशों की प्रकृति असमान है, तो उस अवस्था में इन पर लगने वाला बल आकर्षणात्मक होगा, अर्थात इस कूलॉम बल की जो दिशा है वो ये F यहां पर उस अवस्था में इस दिशा में। ये तो होगी आवेश समान प्रकृति के होने में। यदि अपने पास समान प्रकृति के आवेश हैं तो उस अवस्था में इस लगने वाले बल की दिशा ये होगी जो प्रतिकर्षणात्मक होगा। यदि आवेश असमान प्रकृति के हैं तो उस अवस्था में इस बल की जो दिशा है वो आकर्षणात्मक होगी। और ये इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इस विद्युत बल या कूलॉम बल की जो दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, विद्युत बल एक सदिश राशि है, तो इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, चाहे वो प्रतिकर्षणात्मक हो चाहे आकर्षणात्मक हो, बल की दिशा सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यहाँ पर कथन की अनुपालना करें अपन, तो यहाँ पर कथन के अनुसार क्या है, कूलॉम बल का जो परिमाण है वो क्या है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। अब दोनों आवेश है Q1 और Q2, Q1 और Q2 के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। तो F समानुपाती है Q1 इंटू Q2। और दूसरा पद दिया गया इसमें F व्युत्क्रमानुपाती है इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती r²। तो कूलॉम के नियम के अनुसार इस लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही इस बल की जो दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्लियर है? इसके बाद में इन दोनों कथनों को एक साथ लिखा जाए तो इस आधार पर अपन लिख सकते हैं यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में r²। और यहां से यदि अपन अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएं तो यहाँ पर समानुपाती नियतांक K Q1 Q2 बटे में r²। यहाँ K समानुपाती नियतांक है। K यहाँ पर समानुपाती नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात जहां पर ये दोनों आवेश उपस्थित है उन दोनों आवेशों के मध्य क्या स्थित है, निर्वात है या कोई माध्यम स्थित है, हवा है, तो उस माध्यम की प्रकृति पर इस K का मान निर्भर करता है। इस आधार पर यहाँ पर इस बल का जो परिमाण है वो निर्वात और माध्यम दोनों के लिए अलग लिखा जा सकता है। मान लो पहली स्थिति यदि देखें, यदि दोनों आवेश निर्वात में स्थित है, यदि दोनों आवेश निर्वात में स्थित है या दोनों आवेशों के मध्य निर्वात उपस्थित है तो उस अवस्था में K का मान क्या होगा। यदि दोनों आवेशों के मध्य निर्वात उपस्थित है तो K का जो मान है वो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, या फिर इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 लिखा जा सकता है। 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये कांस्टेंट राशि है। निर्वात के लिए इस K का मान कांस्टेंट है जिसका मान कितना है, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नोड क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। इस एप्सिलॉन नोड को निर्वात की
विद्युतशीलता कहते हैं। क्या है? एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि है जिसे क्या करें, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का जो कांस्टेंट मान है वो कांस्टेंट मान है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कह रहे हैं, उस निर्वात की विद्युतशीलता का मान, ये मान इस समीकरण को पुट करें तो के का मान अपने को ये प्राप्त हो। तो इस आधार पर निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? अतः निर्वात की उपस्थिति में स्थिर विद्युत बल, ये जो कूलम बल है, उस कूलम बल का मान क्या हो जाएगा? F बराबर एक की जगह क्या रखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो निर्वात की उपस्थिति में इस विद्युत बल का जो मान है, जिसे बल को भी अपन F नोड से व्यक्त करते हैं निर्वात के लिए, तो F नोड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर निर्वात के स्थान पर यदि माध्यम स्थित है, दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में उपस्थित है, यदि किसी माध्यम में उपस्थित है तो K बराबर यहां पर मिलेगा अपने को 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां एप्सिलॉन को माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन यहां पर माध्यम की विद्युतशीलता है, जिसका मान प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग होगा। तो यहां पर माध्यम के लिए के बराबर ये है, तो उस अवस्था में यहां पर माध्यम की उपस्थिति में इस विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? अतः माध्यम में विद्युत बल क्या हो जाएगा? F बराबर के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और इस F को भी यदि अपन मीडियम के लिए FM से डिनोट करें तो मीडियम माध्यम के लिए FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो अभी अपन ने यहाँ पर यही देखा कि K यहाँ पर समानुपाती नियतांक है, जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। यदि निर्वात उपस्थित है K का मान अलग है, यदि माध्यम उपस्थित है तो K का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यह था अपना कूलॉम का नियम, जिसके आधार पर किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर कूलॉम के नियम के अनुसार इस स्थिर विद्युत बल का मान निर्वात की उपस्थिति में K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर कूलॉम का नियम, आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। यहाँ पर इस बल की प्रकृति भी अपन ने देखी है। बल की प्रकृति आवेश की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है कि बल यहाँ पर आकर्षणात्मक है या प्रतिकर्षणात्मक। बल की जो दिशा है वो सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी होगी। यहाँ पर बल की प्रकृति प्रतिकर्षणात्मक है, और यहाँ पर इस बल की जो प्रकृति है वो क्या है? आकर्षणात्मक। समान प्रकृति के आवेश होने पर बल प्रतिकर्षणात्मक होगा, असमान प्रकृति के बल होंगे तो बल की प्रकृति आकर्षणात्मक होगी। ठीक है? तो यहाँ पर आज का टॉपिक कूलॉम का नियम। इसके बाद में यहाँ पर कूलॉम के नियम की सहायता से अपन ने स्थिर विद्युत बल की गणना की है। बल एक सदिश राशि है, तो इस नियम का सदिश निरूपण भी किया जा सकता है। तो इसके बाद में अगला टॉपिक कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम की सहायता से बल की गणना की है, तो इस बल को सदिश रूप में परिभाषित किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना, इसमें नोट्स से साथ साथ उतारते चलो या फिर समझते चलो। नोट्स आपको चैनल पर दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल और प्राप्त कर सकते हो इसकी।
इसके बाद में क्या था स्टूडेंट, कूलॉम का नियम अपन ने पढ़ा है। कूलॉम का नियम पढ़ा है तो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कर रहे हैं अपन। तो अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं अपन क्या, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम की सहायता से अपन विद्युत बल की गणना करें तो इसको बल को सदिश रूप में यहाँ पर परिभाषित करेंगे। तो इसके लिए मान लो अपने पास कूलॉम के नियम के अनुसार विद्युत बल की गणना की है, जिसका मान F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मान लो अपने पास दो आवेश है Q1 और Q2 जो किसी निर्देश तंत्र में स्थित है। मान लो अपने पास ये एक XY तल स्थित है। इस XY तल में वही अपने पास जो आवेश है Q1 और Q2, दो आवेश यहाँ पर इस निर्देश तंत्र में स्थित है। एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 स्थित। इस निर्देश तंत्र इस तल XY में स्थित है Q1 और Q2 आवेश। इन दोनों आवेशों के स्थिति सदिश मान लो यहाँ पर R1 और R2 है। दोनों आवेश यहाँ पर इसमें स्थित है। इन दोनों आवेशों के स्थिति सदिश R1 और R2 आवेश को मूल बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, इसका स्थिति सदिश कहलाती है। तो इन दोनों आवेशों के स्थिति सदिश अपन ने R1 और R2 मान लिया। ठीक है, मान लो यहाँ पर आवेश Q1 A पर स्थित है और ये बिंदु B पर स्थित है। इन दोनों आवेशों के मध्य का विस्थापन यहाँ पर यदि अपन A से B की ओर जा रहे हैं तो विस्थापन सदिश A से B की ओर जाने पर विस्थापन सदिश R1 1 से 2 की ओर लिखा है मान लो यहाँ पर। और यदि अपन Q2 से Q1 की ओर जा रहे हैं तो इसका स्थिति सदिश मान लो R21। सो विस्थापन सदिश, इन दोनों के विस्थापन सदिश अपन ने मान लिए Q1 से Q2 की ओर R12 और Q2 से Q1 की ओर R21। ये इनके विस्थापन सदिश है जिनकी दिशा यहाँ पर इस रेखा के अनुसार। इसके साथ ही इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला Q1 और Q2 मान लो यहाँ पर समान प्रकृति के धनात्मक है या फिर दोनों ऋणात्मक है, तो उस अवस्था में दोनों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकृष्णात्मक होगा। और इस प्रतिकृष्णात्मक बल की जो दिशा है वो ये रहेगी F। यहाँ पर Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर यदि बल लग रहा है तो दूसरे आवेश पर लगने वाला जो बल है वो F21 मानते हैं, दूसरे पर पहले के कारण। और Q2 के कारण Q1 पर यदि बल लग रहा है तो उस बल को अपन ने मान लिया पहले पर दूसरे के कारण F12 के। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, Q1 और Q2 दो आवेश लिए जिनकी स्थिति सदिश R1 और R2 है और इन दोनों के विस्थापन सदिश R21 और R21। डायरेक्शन चेंज हो रही है, A से B की ओर जा रहे हैं या फिर B से A की ओर जा रहे हैं। इसके साथ ही इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल प्रतिकृष्णात्मक है। Q2 आवेश पर लगने वाला बल F21 और Q1 आवेश पर लगने वाला बल F12। तो यहाँ पर F21 और F12 का परिमाण अपने ज्ञात करना है सदिश को। तो इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए यदि अपन सदिश की बात करें तो सबसे पहले बिंदु A से B की ओर जो विस्थापन सदिश है उसका मान क्या होगा। बिंदु A से B की ओर AB जो इसका विस्थापन सदिश है, इसे यहाँ पर R12 मान रहे हैं। R12 बराबर R2 सदिश R2 माइनस सदिश R1 लिखा जा सकता है। सीधी सी बात है। यदि अपन OAB इसकी बात करें तो ये एक त्रिभुज है। सदिश योग के त्रिभुज नियम के अनुसार किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती है, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को व्यक्त करती है। तो उसकी सहायता से R12 बराबर क्या लिखा जा सकता है, सदिश R12 बराबर सदिश R2 माइनस सदिश R1। इसी प्रकार B से A की ओर देखें, B से A की ओर सदिश B मान लो यहाँ पर सदिश BA है जिसे यहाँ पर अपने क्या माना है R21 और R21 बराबर वही सदिश योग के त्रिभुज नियम की सहायता से इसे लिखा जा सकता है R1 सदिश R1 माइनस सदिश R2। या फिर इसमें यदि अपन R21 की बात करें तो इस R21 के समीकरण में यदि माइनस के चिन्ह को कॉमन ले लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं इसे सदिश R2 माइनस सदिश
r1 लिखा जा सकता है। सदिश r2 माइनस सदिश r1 किसके बराबर है? r12 के बराबर है। तो इस आधार पर आप लिख सकते हैं कि r सदिश r21 बराबर माइनस सदिश r1। इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों सदिशों का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, जो यहाँ पर दिए गए डायग्राम में भी आप देख रहे हो। r12 और r21 की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इस AB के बीच, मतलब AB का जो परिमाण, बीच की दूरी है भी, इस AB का जो परिमाण है वो बराबर है। तो दोनों का परिमाण समान और दिशा विपरीत है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अपन इनके एकांक सदिश, यदि इस बल की दिशा को व्यक्त करने के लिए इनके एकांक सदिश की बात करें तो एकांक सदिश पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। एकांक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण इकाई होता है और इसका उपयोग किसी अन्य सदिश की दिशा को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एकांक सदिश बराबर क्या लिखें? एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटे हुए सदिश का परिमाण। क्या होता है? एकांक सदिश बराबर सदिश बटे हुए सदिश का परिमाण। मान लो अपने पास ये दो सदिश हैं r12 और r21, इनकी एकांक सदिश की गणना करें तो r12 कैप, एकांक सदिश को उसके प्रतीक के ऊपर कैप लगाकर व्यक्त करते हैं, तो r12 कैप बराबर सदिश r12 बटे हुए सदिश r12 का परिमाण। इसी प्रकार r21 का एकांक सदिश r21 कैप बराबर सदिश r21 बटे हुए सदिश r21 का परिमाण। सदिश के परिमाण को मोड मापांक में व्यक्त करते हैं, तो r21 और r12 का परिमाण यहाँ से इसे लिखा जा सकता है r12 कैप बराबर सदिश r12 बटे हुए सदिश का परिमाण एक अदिश राशि होती है, तो इसे r12 लिखा जा सकता है। और r21 कैप बराबर r21 सदिश बटे हुए r21। इन दोनों के एकांक सदिशों के मान ये हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों का परिमाण क्या है? बराबर। परिमाण इन दोनों का क्या है? बराबर। परिमाण बराबर है लेकिन दिशा यहाँ पर विपरीत है। तो यहाँ पर सदिशों का परिमाण क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पर सदिश का जो परिमाण है, यहाँ r12 और r21 बराबर है, जिसे मान लो r मान। क्लियर है? इस दूरी को यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया? इन दोनों के बीच की दूरी को अपन ने r मान लिया। तो उस अवस्था में r12 कैप बराबर सदिश r12 बटे हुए r लिखा जा सकता है। या फिर दूसरे की बात करें तो इसे क्या लिखें? r21 कैप बराबर सदिश r21 बटे हुए r। यदि अपन इसमें बात करें तो r12 कैप, r21 और r12 में संबंध क्या है? r21 बराबर होता है माइनस r12। तो यहाँ पर r12 कैप बराबर क्या लिख सकते हैं? सदिश r12 के स्थान पर माइनस सदिश r21 बटे हुए r। और r21 r बराबर किसके बराबर है? r21 कैप के। तो इस आधार पर r12 कैप किसके बराबर है? माइनस r21 कैप। अर्थात इन दोनों एकांक सदिशों की दिशा भी एक दूसरे के, एकांक सदिश का परिमाण तो बराबर होता है, एक ही होता है, लेकिन इनकी दिशा भी एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर इस बल की गणना करें तो यहाँ पर यदि Q2 के कारण Q1 पर विद्युत बल F12 एवं Q2 पर Q1 के कारण F बल का मान F21 है, तो कूलोम के नियम से इसे लिखा जा सकता है F12 बराबर K Q1 Q2 बटे हुए R21 सदिश R21 का परिमाण का वर्ग और इसकी दिशा के लिए R21 कैप। और F21 की अपन बात करें तो इसका मान जो है कि Q1 Q2 बटे हुए R12 सदिश R12 का होल स्क्वायर और इसकी दिशा के लिए R12 कैप का उपयोग करें। तो यहाँ पर इन दोनों का परिमाण अर्थात
इन दोनों समीकरणों, यदि इन दोनों समीकरणों की बात करें तो यही दोनों समीकरण है जो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण करते हैं। ठीक है, यहां पर इन दोनों समीकरणों से ये स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है, इन दोनों समीकरणों से ये स्पष्ट है कि F12 का जो परिमाण है वो F21 के बराबर है, लेकिन ये माइनस F21, इसका मतलब इन दोनों बलों का परिमाण समान और दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। डायग्राम में भी दिया गया है F12 और F21 दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन परिमाण कूलॉम के नियम के अनुसार एक समान होता है। तो इस आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि कूलॉम का जो नियम है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, उसका एक परिवर्तित रूप भी माना जा सकता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपने क्या पढ़ा, कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, जिसकी सहायता से किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना की। आज के लिए धन्यवाद।